सिग्नल डेक्लेरेटिव अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव। इसकी प्रेसिडेंट की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज हम करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से, कल ये भी हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या होते हैं कि ये बाइंडिंग होते हैं, लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, उस पर अमल करना ज़रूरी होते हैं। आज हम वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से एक जो प्रेसिडेंट होता है उसकी अथॉरिटी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है या बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन फैक्टर्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, हेडिंग वाइज इसको करेंगे, ठीक है। पहला जो फैक्टर है बाइंडिंग अथॉरिटी, पहले मैं आपको समझा दूं कि बाइंडिंग अथॉरिटी क्या होती है। एक लफ्ज होता है स्टेयर्ड डिसाइसिव, टर्म यूज होती है स्टेयर्ड डिसाइसिव, ये प्रिंसिपल है प्रेसिडेंट में। स्टेयर्ड डिसाइसिव का क्या मतलब है, टू फॉलो द लॉ ऑलरेडी सेटल्ड या टू अवॉइड बाय द लॉ ऑलरेडी सेटल्ड, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सिंपली कि जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है, जो फैसला हो चुका है उसके साथ क्या किया जाए, स्टैंड किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, जिसकी वजह से ये एक जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो प्रेसिडेंट होता है वो लोअर कोर्ट्स के लिए क्या है, इस प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब बाइंडिंग क्यों होता है, उसके बिहाइंड बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। पहली रीज़न क्या है कि जो फैसला कोर्ट्स देती हैं तो प्रिज्यूम यही किया जाता है कि जो फैसला कोर्ट्स ने दिया है ये जजेस क्या हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। टू कॉम्पिटेंट टू ले डाउन द लॉ, कि इन्होंने जो भी एक ज्यूरी बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, उन्होंने जो भी फैसला दिया होगा ऑब्वियसली ठीक दिया होगा, तो इसलिए उसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी उसमें क्या है, दूसरी वजह यह है कि जब एक चीज़ बार बार रिपीट होती है, एक फैसला जब आ जाता है, ठीक है, उसको जब बार बार फॉलो किया जाता है तो उससे क्या होती है, सर्टेनिटी पैदा होती है। जो लिटिगेंट्स होते हैं उनके माइंड में क्या है, ख्याल पैदा होता है, वो समझते हैं कि इस तरह के अगर सर्कमस्टांसेस होंगे तो उस सूरत हाल में ये फैसला दिया जाएगा। उनके एक तो लॉ में सर्टेनिटी पैदा होती है और जो लिटिगेंट होते हैं वो क्या है, इससे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। उसके अलावा जुडिशरी के लिए इसमें भी आसानी पैदा होती है। इस वजह से क्या है, सुपीरियर कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं वो क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। स्टेयर्ड डिसाइसिव क्या होते हैं, इनकी अथॉरिटी क्या होती है, बाइंडिंग होती है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लॉ ले डाउन किया गया है या जो फैसला किया गया है उसको क्या है, फॉलो करना चाहिए। स्टेयर का मतलब क्या है, सीढ़ी है, समझे। डिसाइसिव डिसीजन मतलब कि जो आपने फैसला दिया है उस पे जिस तरह सीढ़ी लगा के बंदा खड़ा हो जाता है ना, आपने सीढ़ी लगा के उसके ऊपर खड़े हो जाना उस फैसले पे, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्या करता है, बाइंडिंग अथॉरिटी को शो करता है कि जो आपके प्रेसिडेंट है वो क्या है, बाइंडिंग, समझ रहे हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक जो प्रेसिडेंट होता है या अदालत का फैसला होता है जिसकी वजह से उसकी अथॉरिटी क्या है, वीक हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसमें पहला फैक्टर है एब्रोगेटेड डिसीजन, ठीक है। अब एब्रोगेटेड डिसीजन को समझते हैं, ठीक है। से कि एक कोर्ट ने क्या है, एक फैसला दे दिया, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लॉ पॉइंट पे दिया है या उसने कोई प्रिंसिपल ले डाउन किया, ठीक है। उस फैसले के बाद उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई लेजिस्लेशन हो जाती है, पार्लियामेंट उस पर अगर कोई लेजिस्लेशन कर देती है तो उस सूरत हाल में वो फैसला क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट करती है तो वो फैसला क्या हो जाएगा, एब्रोगेटेड हो जाएगा, मनसूख तस्वुर होगा, ठीक है। जब वो फैसला मनसूख तस्वुर होगा तो फिर उस सूरत में उसकी जो बाइंडिंग अथॉरिटी है वो क्या होगी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक तरीका क्या है, एक लेजिस्लेशन के थ्रू है। दूसरा जो तरीका होता है जिससे ये फैसला एब्रोगेट हो जाता है, दूसरा तरीका इसमें यह है कि जब सुपीरियर कोर्ट्स किसी केस को सुन रही होती हैं और उसमें जो प्रीवियस कोर्ट्स होती हैं या लोअर कोर्ट्स होती हैं, जिसमें हाई कोर्ट आप कह सकते हैं, उनके फैसले को जब किसी सुपीरियर फॉर्म पे रेफरेंस के तौर पर कोट किया जाता है तो कोर्ट की जो सुपीरियर कोर्ट होती है जब देखती है कि इसमें किसी किस्म के कोई क्या है नुक्स हैं इसमें, तो उस सूरत में वो क्या कर देती है, उस फैसले को जो एज ए कोर्ट रेफर किया जाता है उसको क्या कर देती है, ओवर रूल, ठीक है, ओवर रूल। जब कोई भी अदालत, सुपीरियर अदालत नीचे वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले को
क्या कर देगी, ओवर रूल कर देगी, मुस्तरद कर देगी, तो तब उसकी अथॉरिटी क्या हो जाएगी, एब्रोगेटेड हो जाएगी, या उसकी अथॉरिटी वो फैसला क्या हो जाएगा, एब्रोगेटेड डिसीजन होगा जिसका रेफरेंस दिया जाएगा। उस सूरत हाल में क्या होगा, वो उसकी अथॉरिटी भी वीक हो जाएगी। समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा है अफर्मेशन और रिवर्सल ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड, कि कोई भी फैसला जो उसकी तौसीक हो जाए या रिवर्स हो जाए किसी मुख्तलिफ ग्राउंड पे, तो उस सूरत में क्या है, जो उसका कोई ग्राउंड होगा जिसकी बेस पे दूसरे की बेस पे अगर वो रिवर्स या अफर्म उसका दूसरा ग्राउंड होगा, तो उसका जो पहले वाला ग्राउंड है वो क्या होगा, उसकी हद तक वो क्या है, उसकी जो अथॉरिटी हो जाएगी वीक हो जाएगी। समझ रहे ना। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ दूसरे पॉइंट की। देखें, एक फैसला है जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे उसमें कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व था, उसकी बेस पे हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसकी बेस पे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, फैसला कर दिया। पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई, वो चली गई अपील में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फैसला ए पॉइंट की बजाय एक और नया नुक्ता उसने उठा लिया और बी पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया। ठीक है, अब जो ए पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट होने की सूरत में वो जो नीचे वाली लोअर कोर्ट होगी जिसके फैसले पे अपील आई थी, उसका जो फैसला क्या होगा, उसकी अथॉरिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसको एज ए अथॉरिटी हम जब कोड करेंगे तो उसको वो अहमियत नहीं दी जाएगी जो उसको आम हालात में दी जानी चाहिए थी। ठीक है, समझ रहे ना। अच्छा, इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट, इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट कि कोई भी फैसला जब अदालत कानून से नाइल्मी की वजह से देगी, कोई भी फैसला अदालत जब कानून की नाइल्मी की वजह से देगी, वो फैसला भी उसकी जो अथॉरिटी होगी वो क्या होगी, वो भी वीक होगी। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब थर्ड क्या है इसका, इग्नोरेंस विद अर्लियर डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। अच्छा, कोई भी जब हाई कोर्ट जो है कोई फैसला देती है, वो फैसला क्या देते हुए क्या है, उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हायर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले को अगर अदालत मद्देनजर नहीं रखती, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको क्या करती है, उसको इग्नोर करती है, तो उस सूरत में उस हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। लोअर कोर्ट पे उसका फैसला बाइंडिंग नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पॉइंट पे उसको उसने इग्नोर किया है। ठीक है, तो क्या है, अथॉरिटी जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके फैसले को क्या है, अहमियत हासिल होगी। वो क्या करेगा, लोअर कोर्ट के फैसले पे क्या है, वो उसको सरवाइव करेगा उस पर। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब क्या है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अर्लियर डिसीजन ऑफ सेम रैंक। ठीक है, वो है हायर कोर्ट, ये है सेम रैंक। सेम रैंक की सूरत में फर्ज करेंगे हाई कोर्ट का क्या है, डबल बेंच कह लें या सिंगल बेंच कह लें, उसने डबल बेंच ने एक फैसला दे दिया, किसी एक पॉइंट पे फैसला दे दिया। ठीक है, लेकिन उस हाई कोर्ट ने क्या किया कि अपने सेम रैंक दूसरी डीबी में क्या है, उसने जिस पॉइंट को दूसरी डीबी में उठाया था उसको उसने इग्नोर कर दिया। से के दो जज बैठे हैं, ए और बी बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने किसी एक पॉइंट पे फैसला किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सी और डी जो दो जज दूसरे उनके उसी पॉइंट पे किए हुए फैसले को उन्होंने क्या है, इग्नोर कर दिया कि उन्होंने इस पॉइंट पे क्या फैसला दिया था। तो इस सूरत में ये ए और बी जो जजेस होंगे जो फैसला देंगे, इनके फैसले की जो अथॉरिटी होगी वो भी वीक होगी। क्यों वीक होगी, जब एक ही सिमिलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस पे दो अदालतों के डिफरेंट व्यू होंगे, तो फिर उस सूरत में जो लोअर कोर्ट्स होंगी वो उसमें से पिक एंड चूज करेंगी, उन पर बाइंडिंग नहीं होगा। फिर लोअर कोर्ट्स की मर्जी कि उसमें से जिस फैसले को अडॉप्ट करें, जिसको ना करें, पिक एंड चूज होने की सूरत में उस प्रेसिडेंट की या उस फैसले की जो अहमियत होगी वो क्या होगी, वीक होगी या डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट नॉट फुली ऑन बोर्ड, कोई भी फैसला, ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट जब उसके तमाम पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा, उस पर आर्गूमेंट्स नहीं किए जाएंगे, कोई उसका एक पहलू डिस्कस होने से रह गया होगा, तो उस सूरत में भी उस प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी होगी वो क्या होगी, वीक होगी। इसीलिए कहते हैं कि भी आपका जो भी केस है उसको अच्छी तरह से तैयार करें, उसके हर पहलू को टच करें, उसको डिस्कस करें। अगर कोई उसका पहलू रह जाता है जिसको
प्रेसिडेंट में डिस्कस नहीं किया जाता तो उस सूरत में उस केस की उस प्रेसिडेंट की क्या है वैल्यू क्या होगी, वीक होगी या कम होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। डिसीजन ऑफ इक्वली डिवाइडेड कोर्ट के जिन अदालतों के फैसले इक्वली डिवाइडेड होते हैं, पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो जजेस की तादाद होती थी ना वो जुफ्त होती थी। पानी का गिलास तो लेना। अच्छा, जजेस की तादाद होती थी क्या होती थी, जुफ्त होती थी। जुफ्त होने की सूरत में क्या होता है, 2 होते थे, 4 होते थे, 6 होते थे। जब वो इक्वली डिवाइडेड हैं, मतलब कि 4 है तो 2 का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, 2 का अलग अलग है, वो किसी मतलब के उस पर किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, तो फिर उस सूरत में उस फैसले की भी अहमियत क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि कोर्ट्स क्या है, इक्वली डिवाइडेड है। लेकिन ये पुराना असूल है, अब ऐसा नहीं है। अब जो कोर्ट्स होती हैं वो क्या है, वो हमेशा उनका ताक होता है कि मतलब कि आप इसको 3 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं या सिंगल होता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब आगे क्या है, एरोनियस डिसीजन। एरोनियस डिसीजन मतलब कि जो रैशनैलिटी पे बेस ही ना कर रहे हो, जिनको अक्ल तस्लीम ही ना कर रही हो कि ये फैसला किस तरह का दिया है। ठीक है, जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था तो सारे लोग कह रहे थे ये क्या हो गया, किस तरह हो गया फैसला कि तनख्वाह नहीं ली, उस पर मतलब कि क्या किया है, उसको निकाल दिया है। समझ रहे हैं ना। एरोनियस डिसीजन होगा मतलब जिसको अकल तस्लीम नहीं करेगी, जो देखने में ठीक नहीं होगा, तो फिर उसकी जो अथॉरिटी होगी वो क्या होगी, वो वीक होगी। अब एरोनियस डिसीजन की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी ना, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी ना, उस पे बाद में ना फुल कोर्ट रेफरेंस बैठा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे चार्ज था 302/34, ठीक है, कि उसने मर्डर में आनत की थी, किसी के कत्ल में उसने क्या किया था, आनत की थी, समझ रहे हैं ना। ये सिर्फ उसको 34 की बेस पे डेथ सेंटेंस दी गई थी। पाकिस्तान की जितनी लीगल हिस्ट्री है ना, जुडिशल हिस्ट्री है, उसमें किसी भी बंदे को 34 की बेस पे आज तक सजाए मौत नहीं हुई। ठीक है, उसको सजाए मौत नहीं हुई। बाद में क्या हुआ कि इस पे फुल कोर्ट रेफरेंस बैठा था और जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या था, रिवर्स कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी गई थी वो गलत थी। ठीक है, एरोनियस डिसीजन जो हो गया मतलब कि तब जो ये रिपोर्टेड जजमेंट है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, पीआरडी सुप्रीम कोर्ट पेज मुझे याद नहीं उसका, ये रिपोर्टेड जजमेंट, उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को ओवर रूल कर दिया। उसमें बाद में उसका फुल कोर्ट में रेफरेंस बैठा, उन्होंने क्या किया, अपने पहले वाले फैसले को क्या रिवर्स कर दिया और उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया कि उस वक्त जो फैसला किया गया था वो गलत था। उसको रिवर्स करने से पहले क्या है, वो एज ए लॉ कोड होता था पहले। ठीक है, अच्छा, अब क्या है एक्स पार्टी डिसीजन। एक्स पार्टी डिसीजन बेसिकली क्या होता है, जिसमें एक पार्टी होती है, दूसरी आए भी ना उसमें, इसको कहते हैं एक तरफा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक तरफा फैसला। एक तरफा फैसला, उसकी भी जो प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी होती है वो वीक होती है। वीक क्यों होती है, इस वजह से होती है कि उसमें एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी ना उसमें कंटेस्ट करती है, ना चीज़ें सामने आती हैं, ना फैक्ट सामने आते हैं, ना लॉ पॉइंट डिस्कस होते हैं। उस सूरत में उस केस की क्या है, उस प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो भी वीक कंसीडर की जाती है। डिसीजन क्रिटिसाइज बाय लॉयर, वो डिसीजन जिसको लायर्स ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया हो तो वो भी क्या है, उसकी भी अथॉरिटी क्या होगी, वीक होगी। ये इसके 8, 10, 12 पॉइंट हैं जिन फैक्टर्स की बेस पे एक डिसीजन क्या है, एक प्रेसिडेंट क्या है, वो वीक होता है या उसकी अथॉरिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको रिमूव कर दो मैं। इस डिसीजन को फिर सर सेम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में? हायर कोर्ट। वो फिर देखा जाता है कि भाई इसमें रिव्यू का हक है, रिव्यू होगा, रिवीजन होगी या इसमें अपील होगी। ठीक है ना, ये बहुत आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। सीपीसी और जो आपका सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
स्टेयर डिसीजन की समझ आ गई? स्टेयर डिसाइसिस समझ आई नहीं आई उसकी? नो सर। नहीं आई। स्टेयर डिसाइजर मतलब कि जिसकी बेस पे जो फैसला किया गया उस पे कोई भी आपने फैसला किया उस पे कायम रहना, ठीक है। स्टेयर डिसाइजर का क्या मतलब है? जो फैसला किया गया है उस पे कायम रहना। कायम रहने की वजूहात बता दी है इस वजह से कि फैसला जो है जजेस की एक बाकायदा जमात देती है जो क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं। उसके अलावा क्या है, इसमें लॉ में सर्टेनिटी पैदा होती है। डिफरेंट इसके क्या है, इसके पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब कुछ और इसमें डॉक्ट्राइन यूज होते हैं, मैं वो आपको बता दूँ प्रेसिडेंट के हवाले से। डॉक्ट्राइन बोलते हैं असूल को। तो स्टेयर डिसाइजर है दो और डॉक्ट्राइन यूज बोलते हैं। डॉक्ट्राइन कहते हैं असूल को। एक है रेशो डेसिडेंडी भी इसको बोलते हैं, रेशो डिसाइडेंडी भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, ओबिटर डिक्टा। ये दोनों क्या है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो दोनों क्या है, लैटिन वर्ड है। अब रेशो डिसाइडेंडी क्या चीज है? रेशो डिसाइडेंडी का मतलब है रीजन बिहाइंड जजमेंट। रेशो डिसाइडेंडी का क्या मतलब है इंग्लिश में? रीजन बिहाइंड जजमेंट, ठीक है। अच्छा कि भाई वो वजूहात जिसकी बेस पे फैसला दिया गया है उसको क्या कहते हैं, रेशो डिसाइडेंडी कहते हैं, ठीक है। एक जो जजमेंट होती है उस जजमेंट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट्स में फैक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, कुछ में जो है लॉ को डिस्कस किया जाता है। लेकिन उसका वो हिस्सा जिस बेस पे जजमेंट दी जाती है, फैसला दिया जाता है, वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। और वो क्या कहलाता है, रेशो डिसाइडेंडी कहलाता है। और इस चीज़ को आप जितनी भी जजमेंट जब हम एज ए लॉ कोड करते हैं अपने केसेस में, तो उसके बिहाइंड क्या होता है, रेशो डिसाइडेंडी होती है कि इसमें ये रेशो डिसाइडेंडी मतलब कि जिस बेस पे एक फैसला किया गया है। देखे ना, जब एक जज के सामने जब केस आता है, ठीक है, जब एक जज के सामने केस आता है तो जज उसमें किसी न किसी चीज़ को बेस बना के फैसला देता है, ठीक है। वो जिस चीज़ को बेस बना के फैसला देता है वो क्या कहलाती है, रेशो डिसाइडेंडी कहती है। ओबिटर डिक्टा अदर जो इररेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं उसमें जजेस के क्या है, उनकी ऑब्जर्वेशन होती हैं, रिमार्क्स होते हैं, दे देते हैं। वो ओबिटर डिक्टा का जजमेंट का वो हिस्सा जो इररेलेवेंट होता है वो क्या कहलाता है, ओबिटर डिक्टा कहलाता है। ये तीन प्रेसिडेंट के हवाले से ये तीन जो डॉक्ट्राइन स्टेयर डिसाइसिस भी, ठीक है। ओबिटर डिक्टा क्या है, इररेलेवेंट फैक्ट है। रेशो डेसिडेंडी क्या है, ये वो आपका जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट क्या कहलाएगा, वो रेशो डेसिडेंडी कहलाएगा। और जो नॉन ऑपरेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, ओबिटर डिक्टा। ऑपरेटिव पार्ट उसका रेशो डेसिडेंडी और नॉन ऑपरेटिव पार्ट उसका क्या कहलाएगा, ओबिटर डिक्टा। और स्टेयर डिसीजन क्या है, स्टेयर्ड विद डिसीजन, जो फैसला किया उसके साथ खड़े होना, ठीक है। ये पेपर में एज अ सोर्स ऑफ लॉ अक्सर आ जाता है ये पेपर में। प्रेसिडेंट अगर पेपर में पूरा क्वेश्चन ना आए तो इसमें से कोई ना कोई यहाँ से कोई डॉक्ट्राइन उठा जाते हैं कि स्टेयर डिसाइसिस के हवाले से बताया, स्टेयर डिसाइसिस क्या है, ओबिटर डिक्टा क्या है, रेशो डेसिडेंडी क्या है,
कर लिए हैं, प्रेसिडेंट के हवाले से जितनी भी चीज़ें थी डिस्कस कर लिया। अब मेरा आपसे सवाल है कि प्रेसिडेंट जो क्या है ये क्यों सोर्स ऑफ लॉ है? प्रेसिडेंट हाँ जो अदालती फैसले होते हैं हाँ, source of law उनको हैं। उनका कानून का जरिया या माफिज क्यों कहा जाता है? सेम एज हमसे साइटेशंस ले लेते हैं जो जजों ने फैसले किए हुए होते हैं, तो कोई भी फैसला देने से पहले जज साइटेशन मंगवाता है तो उसे फैसला देने में आसानी होती है, तो इसलिए तो ये सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है। और कोई बताए? बताएंगे आप? बताएंगे आप में से कोई बताए? हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, जो सेकंड मोस्ट जो सोर्स ऑफ लॉ है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन ये कैसे सोर्स ऑफ लॉ है? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, इसी वजह से ये इसको सोर्स ऑफ लॉ पता है क्या है? दुनिया में जो है ना दो लीगल सिस्टम है, एक सिविल लॉ सिस्टम और दूसरा है कॉमन लॉ सिस्टम, ठीक है? सिविल लॉ सिस्टम है और कॉमन लॉ सिस्टम है, ठीक है? जो कॉमन लॉ सिस्टम है ना वो क्या है, ब्रिटिश का है, ठीक है? हमारा जो सिस्टम है वो वही चल रहा है, समझ, जिस जो लॉ उन्होंने हमें दिया था। इसमें क्या होता था, कॉमन लॉ में उनका जो लॉ है वो रिटन फॉर्म में नहीं है। ब्रिटिश का जो कानून था शुरू में क्या है, 13वीं सदी से लेके अब तक उनकी वो लॉ को कोडिफाइड फॉर्म में ले आए। पहले क्या था, वो रिटन फॉर्म में नहीं था, तो जजेस को जहाँ पे भी भेजते थे अपनी कॉलोनीज में या जो अपना उनका जो मुल्क था वो जजेस को भेजते थे वहाँ पे। जजेस को जब वहाँ पे भेजते थे तो वो जजेस क्या है, सरकमस्टांसेस के मुताबिक जो है फैसला कर देते थे, और उनके जो फैसले होते थे जजेस के, उन फैसलों को क्या किया जाता था, प्रिजर्व कर दिया जाता था, ठीक है? फिर क्या है, वक्त के साथ साथ उनके जो प्रिजर्व फैसले थे उन्होंने क्या किया, लॉ की शक्ल इख्तियार कर ली।